सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान देना बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द इंसिडेंट रे कॉमा द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ध्यान देना बच्चों, अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है और एट द बाउंड्री ऑफ बोथ मीडियम अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ध्यान देना बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में? फिर अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर टू गिवन मीडिया। ध्यान देना बच्चों, जब भी लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम मीडियम्स दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बच्चों, अगर मैं मीडियम चेंज नहीं करूं और एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, सच दैट दोनों का साइन ऑफ देयर एंगल्स का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? सपोज इनिशियली में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 था, तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दूंगा I2 से तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा R2 से। तो ध्यान देना बच्चों, साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? साइन I2 डिवाइडेड बाय साइन R2, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर हम मीडियम को कांस्टेंट रखते हैं तो जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा कांस्टेंट। और वो भी किसके इक्वल होता है बच्चों? ध्यान देना, द कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय n21 एंड इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ध्यान देना बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। और वो भी किसके इक्वल होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, या सिंपली मैं इसको बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकता हूं। और इसी लॉ को इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान देना बच्चों, कभी भी अगर आपसे पूछे डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या है बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, विच इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ टू गिवन मीडिया। आ रही है बात समझ में बच्चों? और वो कांस्टेंट किसके इक्वल है बच्चों? n21 के, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आ रही है बात समझ में बच्चों? सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑन व्हाट फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 डिपेंड्स। तो ध्यान देना बच्चों, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है बच्चों? नेचर ऑफ द मीडियम। ध्यान देना बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 है या जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ द पेयर ऑफ मीडियम 1 एंड 2 पे डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर क्या है बच्चों? वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। ध्यान देना बच्चों, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा बच्चों? स्मॉलर होगा। क्या होगा बच्चों? स्मॉलर। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों वॉयलेट लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो वॉयलेट लाइट की जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है बच्चों? ग्रेटर होता है। तो अगर उसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा बच्चों? स्मॉलर होगा। क्या होगा बच्चों? स्मॉलर होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? So students, now we will going to discuss फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान देना बच्चों, क्या फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को डिवाइड कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 से, तो दोनों का रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऑर्डर चेंज हो रहा है बच्चों, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। आ रही है बात समझ में? मतलब n21 इज इक्वल टू क्या होगा? v1 अपॉन v2। इसी तरह में अगर n12 निकालना होता तो n12 क्या होता है बच्चों? v2 डिवाइडेड बाय v1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसके इक्वल होता है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है बच्चों v1 अपॉन v2 के। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 निकालना होता तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों? v2 अपॉन
V1 के। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ध्यान देना बच्चों, V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ λ1। सिमिलरली V2 को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ λ2, बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी अगर कैंसिल हो जाएगी तो λ1 अपॉन λ2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, n21 के। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या होगा, V1 अपॉन V2, और ये भी किसके इक्वल होगा बच्चों, λ1 अपॉन λ2 के। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे दोनों मीडियम्स की वेव में लाइट की वेवलेंथ पता है या दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड पता है, तो बच्चों मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली निकाल सकता हूं। बट बच्चों ऑर्डर का ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2, which is equals to wavelength of light in medium 1 divided by wavelength of light in medium 2। तो अगर यहाँ पे पहले 2 आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो बच्चों रेशो में जो बची हुई जो सेकंड क्वांटिटी वो पहले आएगी। मतलब अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है बच्चों, रिवर्स हो जाता है। तो बस हमें इतना सा ध्यान रखना है बच्चों, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में 2 अगर आगे है तो बच्चों स्पीड और वेवलेंथ में बच्चों 1 अपवर्ड आएगा, मतलब वो न्यूमरेटर पोजीशन पे आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? सिमिलरली बच्चों अगर मुझे किसी मीडियम का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो किसी भी मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, जिसे हम डिनोट करते हैं बच्चों n से। क्या होता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ध्यान देना बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं लाइट की स्पीड जो कि वैक्यूम है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, अगर उसको डिवाइड कर दूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से, तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम C से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम को हम V से डिनोट करते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो तो कांस्टेंट है। तो जो बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। आ रही है बात समझ में? और अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूंगा तो ध्यान देना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों, C डिवाइडेड बाय N। तो यहां से बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। मतलब ध्यान देना बच्चों, यहां से मैं सिंपल सी चीज समझ सकता हूं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ दी लाइट के। अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी इन मीडियम तो जो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, लेसर होगा। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर होगा तो ध्यान देना बच्चों जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली रेयरर होगा। कैसा होगा बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर। तो ध्यान से समझना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, medium will be optically denser, and lesser the value of n greater will be the speed of light and medium will be optically rarer। आ रही है बात समझ में? क्योंकि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो ध्यान देना बच्चों, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और मीडियम कैसा होगा, रेयरर। लेकिन अगर वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी बच्चों, कम होगी, लेस होगी, तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, और मीडियम कैसा होगा बच्चों, डेंसर होगा। कैसा होगा बच्चों, डेंसर होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? नेक्स्ट, अगर बच्चों सपोज कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मली बच्चों अगर फॉल कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बोथ मीडियम, तो बच्चों वो क्या होगी, विदाउट डेविएशन सीधी निकल जाएगी। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों किसके इक्वल होंगे बच्चों, 0 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ध्यान देना बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट इज ray of light enters from medium 1 to medium 2 perpendicular to the surface of medium 2. The ray passes undeviated, that is no bending of light occurs. So students, now we will going to discuss and prove a fact regarding relative refractive index, and we will also discuss and prove the relation, the formula which relates the relative refractive index and absolute refractive index. तो ध्यान से समझना बच्चों, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equals to 1 upon refractive index of medium 1 with respect to medium 2। तो ध्यान देना बच्चों, कभी भी हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 गिवन है तो मैं बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकाल सकता हूं। या फिर अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 गिवन है तो मैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इजीली निकाल सकता हूं, बिकॉज ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 गिवन है 2/3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा बच्चों, इसी का ही रेसिप्रोकल, दैट इज 3/2।
2। तो ध्यान से समझना बच्चों, n21 इज इक्वल टू क्या होता है 1/n12, वेयर व्हाट इज n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एंड व्हाट इज n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। सिमिलरली बच्चों सेकंड फैक्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मतलब n21 इज इक्वल टू क्या होगा n2 डिवाइडेड बाय m1। सेम ऑर्डर चलना है, जो पहले नंबर है बच्चों वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो सेकंड नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा फॉर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान देना बच्चों, n21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1। सिमिलरली n12 क्या हो जाता है बच्चों n1 डिवाइडेड बाय n2 हो जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो दिस इज the relationship between these are the formulas or the some facts regarding relative refractive index and relative refractive index and absolute refractive index। अब बच्चों ये तो मैंने आपको याद करा दिया, इसका कोई प्रूफ थोड़ी बताया, तो बच्चों हम प्रूफ भी समझेंगे कि ये क्यों इक्वल है। तो ध्यान से समझना बच्चों, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के रेशियो के इक्वल है। तो ध्यान से समझना बच्चों, हमने निकाला था कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विच इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर बच्चों इसको मैं फर्दर सॉल्व करके n21 को मैं अगर v1 अपॉन v2 के इक्वल ले आऊंगा तो ये रिलेशन क्या है बच्चों, ट्रू है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से समझना, मैं बच्चों सबसे पहले ये प्रूव करने वाला हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के इक्वल होता है। तो ध्यान देना बच्चों, n21 इज इक्वल टू क्या है n2 डिवाइडेड बाय n1। मुझे इसको सॉल्व करके क्या लेके आना है बच्चों v1 अपॉन v2, तभी ये जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, ट्रू है। तो ध्यान देना बच्चों, n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो n2 क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 होल डिवाइडेड बाय n1 क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है। तो बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, c डिवाइडेड बाय v2 होल डिवाइडेड बाय n1 को क्या लिख सकता हूं, c डिवाइडेड बाय v1। तो ध्यान देना बच्चों, जो ये डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में वो क्या करेगा, न्यूमरेटर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, c से। तो c मल्टीप्लाई हो गया बच्चों v1 से, और ये दोनों न्यूमरेटर में आ गए, होल डिवाइडेड बाय c मल्टीप्लाई v2। c से c कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा रेशो, v1 डिवाइडेड बाय v2। मतलब अगर n21 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 है, तो n21 किसके इक्वल आ गया बच्चों, v1 डिवाइडेड बाय v2 के, और v1 डिवाइडेड बाय v2 है, तो बच्चों इसी रेशो को मैं क्या लिख सकता हूं, λ1 डिवाइडेड बाय λ2। इसी को बच्चों में क्या लिख सकता हूं, λ1 डिवाइडेड बाय λ2 के इक्वल लिख सकता हूं। तो ध्यान देना बच्चों, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल है बच्चों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 के, तो बच्चों it is also equals to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2, which is also equals to wavelength of light in medium 1 divided by wavelength of light in medium 2। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है बच्चों, ट्रू है, और हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो फाइनली बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 is equals to wavelength of light in medium 1 divided by wavelength of light in medium 2 equals to absolute refractive index of medium 2 with respect to with divided by absolute refractive index of medium 1। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो फाइनली अब इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपको दोनों मीडियम्स के वेलोसिटीज का रेशियो दे दिया और आपसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, आपको वेवलेंथ का रेशियो दे दिया दोनों मीडियम्स का और आपसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम दे दिया और आपसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ हो, तो बच्चों ये आप इजीली निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों अब इसको याद रखने की ट्रिक है, क्या है बच्चों ट्रिक, ध्यान देना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करता हूं तो ऑर्डर सेम रहेगा, दैट इज n2 डिवाइडेड बाय n1। अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ की बात करता हूं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दैट इज v1 डिवाइडेड बाय v2 दैट इज λ1 डिवाइडेड बाय λ2। सिमिलरली बच्चों सेम फैशन में बच्चों मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 भी तो लिख सकता हूं। तो ध्यान देना बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या होगा बच्चों,
अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 2 ऊपर आएगा और 1 डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज v2 डिवाइडेड बाय v1। और लैम्डा में भी क्या होगा बच्चों, सेम ऑर्डर रहेगा, रिवर्स ऑर्डर, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो ऑर्डर सेम रहेगा, जो कि हमारे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑर्डर गिवन है। तो ध्यान देना बच्चों, किसके इक्वल होगा, n1 डिवाइडेड बाय m2 के। तो ध्यान देना बच्चों, n21 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1। सिमिलरली n12 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2। तो बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें इजीली आंसर पता है। आ रही है बात समझ में बच्चों? अब ये तो मैंने सेकंड फैक्ट प्रूव किया, अब मैं बच्चों फर्स्ट फैक्ट प्रूव करने वाला हूं, दैट इज n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12। तो ध्यान देना बच्चों, अगर n21 इज इक्वल टू 1 अपॉन n12 है तो ध्यान देना बच्चों, मैं n12 को n21 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, n21 मल्टीप्लाई n12 इज इक्वल टू 1। तो ध्यान देना बच्चों, अगर ये बच्चों रिलेशन सही है, ये अगर फॉर्मूला ट्रू है, तो बच्चों n21 मल्टीप्लाई n12 कितना आना चाहिए बच्चों, 1 के इक्वल आना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स राइट हैंड साइड वाली टर्म्स के क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल होनी चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, अभी मैंने सीखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऑर्डर सेम रहेगा। मल्टीप्लाई n12 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, n12 को मैं लिख सकता हूं n1 डिवाइडेड बाय m2, ऑर्डर क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो n1 से n1 कैंसिल, n2 से n2 कैंसिल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स राइट हैंड साइड वाली टर्म्स के इक्वल है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि n21 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, n12। तो ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे n21 पता है तो मैं n12 निकाल सकता हूं, अगर मुझे n12 पता है तो मैं n21 इजीली निकाल सकता हूं। आ रही है बात समझ में बच्चों?